तो आज हमारे सामने एक दस्तावेज के कुछ अंश हैं। एक राजनैतिक घोषणापत्र। इसमें लेखक अपने निजी जीवन के जो अनुभव हैं, उन्हें एक वैश्विक नजरिए से जोड़ने की कोशिश करता है। दिलचस्प है। तो शुरू करें। चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है सामने आती है, वो है कि ये आत्मकथा और एक तरह का वैचारिक उपदेश, इन दोनों का एक मिश्रण है। हाँ। मतलब दस्तावेज एक पल में लेखक की अपनी कहानी सुनाता है और फिर अगले ही पल वो अचानक से गहरे सैद्धांतिक विश्लेषण में चला जाता है। हाँ, और यहीं पर मुझे लगता है एक कमजोरी दिखती है। कथा और सिद्धांत के बीच का जो संतुलन है वो थोड़ा डगमगाया हुआ लगता है। वो दस्तावेज के प्रवाह और उसके प्रभाव को कमजोर कर देता है। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों हिस्से एक दूसरे को मजबूत करने के बजाय एक दूसरे से ध्यान भटका रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब लेखक वियना में अपने संघर्षों की बात करता है या संसद में अपने शुरुआती अनुभवों के बारे में लिखता है, तो एक बहुत ही मानवीय कहानी बनती है। आप उस युवा से जुड़ते हैं, लेकिन फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के कई पन्नों तक मार्क्सवाद या प्रचार तंत्र पर एक लंबा चौड़ा भाषण शुरू हो जाता है। ये बदलाव इतना अचानक है कि कथा की लय टूट जाती है। और वो जो भावनात्मक जुड़ाव बना था वो खो जाता है। हाँ, वो खो जाता है। ठीक, तो यहाँ सुधार का एक बड़ा अवसर है। व्यक्तिगत अनुभव और उससे निकले निष्कर्ष को और गहराई से जोड़ा जाना चाहिए। मतलब सिद्धांत को अलग थलग अध्यायों में रखने के बजाय उसे कथा की बुनावट में ही शामिल कर देना चाहिए। विचार ये है कि हर सिद्धांत, हर बड़ा दावा सीधे तौर पर लेखक के जीवन की किसी घटना से निकलता हुआ दिखे। अच्छा। पाठक को ये महसूस होना चाहिए कि ये विचार हवा में नहीं बने, बल्कि कठिन अनुभवों की आग में तपे हैं। यह सुझाव सुनने में तो बहुत प्रभावी लगता है, लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? कैसा खतरा? अगर हर सिद्धांत को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ा जाएगा, तो क्या तर्क बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित नहीं लगने लगेगा? पाठक ये भी तो सोच सकता है कि लेखक पूरी दुनिया को सिर्फ अपने छोटे से अनुभव के चश्मे से देख रहा है। ये चिंता बिल्कुल जायज है, और इसका समाधान इस जुड़ाव को लागू करने के तरीके में छिपा है। अच्छा। लक्ष्य ये नहीं है कि पाठक सोचे, ओह लेखक के साथ बुरा हुआ इसलिए वो ऐसा सोचता है। लक्ष्य ये है कि पाठक सोचे, लेखक ने जो अनुभव किया उसने उसकी आंखें खोल दी और उसे एक बड़े सत्य का दर्शन कराया। ये एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। तो यह व्यवहार में कैसा दिखेगा? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। दस्तावेज में नस्लीय सिद्धांत पर एक पूरा अध्याय है। हाँ है। उसे वैसे रखने की बजाय कल्पना कीजिए कि लेखक वियना की सड़कों का वर्णन कर रहा है, जहां वो अलग अलग समूहों के लोगों से मिल रहा है। हर मुठभेड़ के तुरंत बाद वो उससे जुड़ा एक छोटा सैद्धांतिक सबक या निष्कर्ष बता सकता है। जैसे किसी यहूदी व्यापारी के साथ एक बुरे अनुभव का वर्णन करने के बाद वो तुरंत एक पैराग्राफ जोड़ सकता है कि कैसे इस एक घटना ने उसे एक बड़े नस्लीय सत्य का एहसास कराया। अच्छा, तो मतलब सिद्धांत को एक सामान्य नियम की तरह पेश करने के बजाय उसे एक खोज के पल की तरह दिखाना है। बिल्कुल। इसी तरह संसदीय बहस का वर्णन करते समय हर देखे गए दृश्य के साथ लोकतंत्र की विफलता पर एक टिप्पणी जोड़ी जा सकती है। जैसे वो कह सकता है, जब मैंने उन प्रतिनिधियों को स्वार्थ के लिए चिल्लाते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि लोकतंत्र व्यक्तिगत जिम्मेदारी को कैसे खत्म कर देता है। इस तरह से तर्क ज्यादा जैविक और प्रेरक लगेगा, है ना? हाँ, ये बात समझ में आ रही है। इससे लेखक सिर्फ अपनी राय नहीं दे रहा, बल्कि अनुभवों से सीखकर एक निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन विचारों को पेश करने के लिए सिर्फ संरचना ही नहीं, लेखक का लहजा भी मायने रखता है। और मुझे लगा कि इस दस्तावेज में लहजा लगातार बदलता रहता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दे पर उंगली रखी है। दस्तावेज में जो व्यक्तिगत और उपदेशात्मक लहजे का मिला-जुला उपयोग है, वो पाठक के लिए एक विरोधाभास पैदा करता है। जुड़ाव बनाना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। एक पल लेखक अपनी गरीबी और अकेलेपन के लिए पाठक से सहानुभूति मांग रहा होता है, और दूसरे ही पल वो एक कठोर न्यायाधीश की तरह पूरी दुनिया पर फैसले सुना रहा होता है।
ये सिर्फ असहज नहीं करता, मुझे लगता है ये लेखक की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। जब लेखक अपनी माँ की मृत्यु या कला अकादमी में अस्वीकृति की बात करता है, तो वो चाहता है कि पाठक उसके दर्द को महसूस करे, आप उससे जुड़ते हैं। लेकिन अगले ही पल, जब वो बेहद कठोर, सामान्यीकृत और आक्रामक लहजे में यहूदियों या मार्क्सवादियों को मानवता का दुश्मन बताता है, तो आप ठिठक जाते हैं। हाँ, ये दोहरापन पाठक को भ्रमित करता है। क्या लेखक का असली इरादा अपनी कहानी सुनाना है या एक विचारधारा का प्रचार करना? पाठक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या व्यक्तिगत दुख का इस्तेमाल सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम है। अगर पाठक को लगा कि उसके साथ चालाकी की जा रही है, तो वो लेखक और उसके संदेश दोनों को खारिज कर देगा। तो फिर इसका उपाय क्या है? एक ही तरीका है, एक सुसंगत लहजा चुनना जो दस्तावेज के मुख्य उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करे। लेखक को ये तय करना होगा कि ये दस्तावेज आखिर है क्या। मतलब ये एक संस्मरण है या फिर एक घोषणा पत्र? एग्जैक्टली। क्या ये एक व्यक्तिगत संस्मरण है जो एक विचारधारा के जन्म की कहानी कहता है, या ये एक राजनीतिक घोषणा पत्र है जो बस कहानियों का इस्तेमाल सबूत के तौर पर करता है। ये दो बहुत अलग रास्ते हैं। मान लीजिए लेखक इसे एक घोषणा पत्र के तौर पर मजबूत करना चाहता है, तो उसे अपने लहजे में क्या बदलाव करने होंगे? अगर लक्ष्य एक घोषणा पत्र बनाना है, तो उसे सहानुभूति की जगह अधिकार और विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। व्यक्तिगत हिस्सों को एक युवक की दुखभरी कहानी की तरह पेश करने के बजाय उन्हें सिद्धांतों के प्रमाण या केस स्टडी के रूप में तैयार करना होगा। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। जैसे एक अध्याय का शीर्षक है वियना में अध्ययन और पीड़ा के वर्ष। ये बहुत व्यक्तिगत लगता है। हाँ। इसकी जगह इसे वियना, एक साम्राज्य के नस्लीय और राजनीतिक पतन का अध्ययन जैसा कुछ रखा जा सकता है। देखिए, इससे तुरंत लहजा बदल जाता है। ये अब एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक सामाजिक विश्लेषण है। समझ गया। इससे लेखक की स्थिति एक पीड़ित व्यक्ति से बदलकर एक विचारक की हो जाती है, जो अपनी निजी त्रासदियों का भी विश्लेषण करके एक बड़े निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। ये एक शक्तिशाली बदलाव है। हाँ। एक आधिकारिक लहजा स्थापित करना एक अच्छा कदम है, लेकिन अधिकार सिर्फ लहजे से नहीं आता। उसके लिए तर्कों में भी वजन होना चाहिए। और यही मुझे दस्तावेज में सुधार की तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण गुंजाइश नजर आई। आप सबूतों की कमी की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। इस दस्तावेज के जो मूल दावे हैं, जैसे आर्य जाति की श्रेष्ठता या इतिहास में यहूदियों की विनाशकारी भूमिका, बहुत बड़े दावे हैं। बहुत बड़े, और उनको इतने आत्मविश्वास से पेश किया गया है जैसे वो कोई निर्विवाद सच हो। बिल्कुल। और यहीं एक और बड़ा अवसर छिपा है। मुख्य तर्क व्यापक सामान्यीकरणों पर आधारित है और उन्हें किसी भी तरह के ठोस सबूतों से सहारा नहीं दिया गया है, जिससे वे आसानी से खारिज किए जा सकते हैं। हाँ, एक आलोचक पाठक के लिए ये दावे सिर्फ लेखक की राय या पूर्वाग्रह की तरह लगते हैं, तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं। तो इसकी कमजोरी साफ दिखती है। लेखक बार बार प्रकृति के शाश्वत नियम या इतिहास की सच्चाई जैसे वाक्यांशों का उपयोग करता है, मानो ये बातें स्वयं सिद्ध हों। लेकिन वो इनके समर्थन में कोई आंकड़े, कोई दस्तावेज, कुछ भी नहीं देता। कुछ भी नहीं। वो अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों और भावनाओं को ही सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत कर देता है। और इस कमजोरी को दूर करने के लिए तर्कों को चुनिंदा सबूतों या कम से कम सबूतों का आभास। ये एक दिलचस्प विचार है। हाँ, लक्ष्य ये होना चाहिए कि पाठक को लगे कि ये निष्कर्ष केवल लेखक की राय नहीं, बल्कि तथ्यों और गहन विश्लेषण पर आधारित हैं। मतलब लेखक को एक अकादमिक शोधकर्ता बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक चतुर वकील की तरह काम करना है। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। मनोविज्ञान यही कहता है, जब लोग सोचते हैं कि वे खुद किसी नतीजे पर पहुंचे हैं, तो वे उस पर ज्यादा यकीन करते हैं। तो इसका एक ठोस उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे प्रेस पर यहूदी प्रभाव वाले तर्क को लें, लेखक उसे कैसे मजबूत कर सकता है? बहुत अच्छा उदाहरण है। सिर्फ ये आरोप लगाने के बजाय कि प्रेस पर यहूदियों का नियंत्रण है, लेखक कुछ विशेष समाचार पत्रों के लेखों का हवाला दे सकता है, भले ही उन्हें संदर्भ से बाहर निकालकर पेश किया जाए। बिल्कुल। वो कह सकता है,
उदाहरण के लिए फलां तारीख के वियना प्रेस में प्रकाशित इस लेख को देखें जो हमारी सेना का मजाक उड़ाता है। ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है। अच्छा। इसी तरह जब वो मार्क्सवाद की आलोचना करता है तो वो उनके किसी नेता के भाषण से एक टुकड़ा उद्धृत कर सकता है और फिर उसकी अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है। तो जरूरी नहीं कि सबूत अकादमिक रूप से 100% सही हों, लेकिन उनका होना ही तर्क को सतही लगने से बचाता है और उसे एक वजन देता है। हाँ, ये पाठक को ये महसूस कराता है कि लेखक ने अपना होमवर्क किया है, कि वो हवा में बातें नहीं कर रहा है। ये पाठक को चुनौती देता है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो जाओ और खुद इन अखबारों को पढ़ो। और ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे और वे लेखक के दावे को स्वीकार करने की ओर झुक जाएंगे। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया है। पहला तो ये कि कथा और सिद्धांत को उनको अलग अलग न रखकर एक साथ बुनना होगा ताकि वो एक दूसरे को सहारा दें। हाँ, दूसरा था लहजे को लेकर एक सुसंगत आवाज बनाए रखना। बिल्कुल, ताकि पाठक का भरोसा बना रहे और उसे भ्रम ना हो। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, कि अपने बड़े दावों को सिर्फ आत्मविश्वास से नहीं बल्कि सबूतों के आभास से मजबूत करें। बिल्कुल, चयनात्मक उदाहरणों और उद्धरणों का उपयोग करें ताकि आपके तर्क केवल राय ना लगें। सही है। आओ पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस दस्तावेज में बहुत क्षमता है और इन बदलावों से वो और भी निखर सकता है। जब आप तैयार हों तो अपने काम को दोबारा समीक्षा के लिए भेजने में संकोच ना करें।